नमस्कार, आप सभी लोगों का उत्कर्ष ISPCS यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही बार बार पूछा जाने वाला एक ऐसा प्रश्न का विषय लेकर के आया हूं, जो मैं देखता हूं कि छात्र जब भी मैं क्लास लेकर के ऑफलाइन में या कहीं पे भी मैं मिलता हूं, तो विद्यार्थियों को ये बार बार प्रश्न पूछते हुए मैंने पाया है कि सर, इतिहास को कैसे समझें, इतिहास कैसे पढ़ें, क्या करें इतिहास में। तो मैं कुछ ऐसी बातें आपसे करूंगा जिसको आप हमेशा अपने तैयारी के क्रम में, खास करके सिविल सेवा की तैयारी के क्रम में, आप जरूर उस पर ध्यान दें। जैसे अगर मैं बात करूं तो पहली जो सावधानी बरतने वाली चीज होती है, कभी भी इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो कालबोध आपको जरूर होना चाहिए। कालबोध का मतलब होता है कि जब भी आप इतिहास में किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपके मस्तिष्क में ये बात जरूर चलनी चाहिए कि यह बात किस दौर की है। तो अगर हम लोग कहें कि इतिहास में क्या सावधानी रखें, अगर या इतिहास को कैसे समझें, अगर मैं थोड़ा सा लिख दूं आपको इसमें, तो यहां पर एक छोटा सा मैं हेडिंग दे देता हूं, इतिहास इतिहास कैसे समझें, इतिहास कैसे समझें। अगर ये भाव रख दिया जाए आपके सामने, तो इतिहास को कैसे समझा जाए, क्या सावधानी रखी जाए, तो सबसे पहली सावधानी स्पष्टता से तथ्य में स्पष्टता रखें। सबसे पहली बात क्या है? तथ्य में, क्या कहा मैंने? तथ्य जिसको आप फैक्ट कहते हैं, तथ्य में स्पष्टता रखें। क्या रखें? स्पष्टता रखें। कभी भी कोई भी अगर आप तैयारी के भाव में हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर आपका तथ्य ही आपके मस्तिष्क में नहीं स्पष्ट रूप से रहेगा तो आप कैसे ये कोशिश करेंगे, कैसे आप प्रयास करेंगे कि उससे जुड़ी हुई बातों को आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जैसे हमने बात किया असहयोग आंदोलन की। अब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, कुछ भी याद नहीं है आपको तो कम से कम 1920 तो जरूर याद हो। हम कहते चलिए ठीक है, आपको नई तारीख याद है, आप जानते हैं कि चौरी चौरा कांड हुआ और चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया था। लेकिन हम कहते हैं कि चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 को हुआ, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, और इस आधार पर जो चौरी चौरा थाना था उसमें आग लगाई गई थी, और इस आधार पर एक तरह से गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में आपात बैठक करते हुए अपने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको 5 फरवरी याद रहे, लेकिन ये जरूर मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि आपको 1922 जरूर याद रहे। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो हो तथ्य की स्पष्टता। आपको जितना तथ्य को समझने में अनुकूलता रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तथ्य को रट जाना है, तथ्य के दिमाग में रखने से आप इतिहास को समझने की अनुकूलता बढ़ाते जाएंगे और आपको लगेगा जैसे हमारी बातें सहज और आसान होती जा रही हैं। तो तथ्य का समझना, और तथ्य में इतिहास की एक समस्या क्या है कि बाकी इस विषय में जो तथ्य होते हैं उसकी अपनी एक अलग प्रासंगिकता है। इतिहास के तथ्य में तथ्य की एक बड़ी प्रामाणिकता इस बात से तय होती है कि आपको उसमें कालबोध का समझ है या नहीं। तो यहां पर तथ्य में स्पष्टता रखें। दूसरा, अगर मैं यहां पर कहूं तो कालबोध 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 का ध्यान हो, कालबोध का ध्यान रखें, कालबोध का ध्यान रखें। कालबोध का ध्यान रखने का देखिए नुकसान क्या होता है, नहीं होने से क्या नुकसान होता है। जैसे मैं आए दिन मैं देखता हूं, जब छात्र से बात करिए तो उनके मन में एक बड़ी नकारात्मकता जन्म ले रही है। वो ये कि जैसे गांधी जी ने भारत के आंदोलन में जो योगदान दिया, अब गांधी जी ने चरखा चलाने की बात कही, गांधी जी ने अपने खुद से चरखे से काटे हुए जो सूत थे, उससे बने कपड़े थे, उसको पहनने के लिए कहा, तो लोगों को लगता है क्या चरखा काटने से देश को आज़ादी मिली होगी। लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं कि जिस चरखे को गांधी जी काटने की बात करते थे, कई बार तो मैं देखता हूं जो नए छात्र हैं वो कहते हैं कि ले जा करके भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर चरखा रख दो। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है, क्या वो चरखा रखने से या गांधी जी के विचार से भारत पाकिस्तान के विवाद को सुलझाया जा सकता है? तो मेरे प्रिय
छोटे भाई बहन, बड़े दीर्घ जो भी लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, मेरा आपसे निवेदन है कि चरखा का भारत पाकिस्तान के मसले में क्या प्रासंगिकता है उस पर हम कभी और बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, चरखा काटने के पीछे का मकसद ये था कि कैसे अंग्रेजों के जो उद्योग से कपड़े का निर्माण होता था और भारत में अंग्रेज खुद भारतीयों को सूती कपड़े का या भारत में कॉटन को प्रोड्यूस करने की जिस तरीके से नियंत्रणवादी पद्धति पर भारत के लोगों को हतोत्साहित कर रहे थे और अपने बने हुए कपड़े भारत के बाजार में बेच करके वो मालामाल हो रहे थे, उसको रोकने के लिए एक तरह से देखा जाए तो गांधी जी का अंग्रेजों के खिलाफ यह एक आर्थिक आजादी की लड़ाई थी। अगर भारत का व्यक्ति अपने शरीर को ढकने भर का कपड़ा बनाने लगेगा तो इंग्लैंड के उद्योगों में जो कपड़े का निर्माण हो रहा था वो निश्चित तौर पर भारत में बिकना थोड़ा कम हो जाएगा और धीरे धीरे देखते देखते उसका लाभ भारत के लोगों में आत्मनिर्भरता और उनके आर्थिक संसाधन को बढ़ाने में सहायक रहेगा। तो क्या इस भाव को आप नहीं पढ़ेंगे? क्या आपको यह समझना नहीं चाहिए केवल चरखा उठा लेने से और अंग्रेजों की सत्ता जिस तरीके से थी और अंग्रेजों के लिए जिस प्रकार से उनका उद्योग उनके आर्थिक तंत्र को मजबूत करने का साधन था, ये अगर आपके समझ में नहीं आता है, इसका मतलब है कि आप कभी भी गांधी जी के योगदान या और भी जो मुद्दे हैं उनको समझने में आप सफल नहीं होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि दूसरी सावधानी, काल बोध का ध्यान रखें। कौन सी बात किस परिप्रेक्ष्य में कही जाती है, अगर उसकी समझ आप अच्छे से नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर इतिहास की जो सही सही और सटीक प्रकार की बात रखने की क्षमता है आपके अंदर, वह विकसित नहीं होगा। इसलिए दूसरी सावधानी पर बात करना है। तीसरा जो एक बड़ी अच्छी बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है, हमेशा परिस्थिति का आकलन आवश्यक है इतिहास में। जब कभी भी आप इतिहास पढ़िए तो उस परिस्थिति का एक बार जरूर आकलन करिए कि उस दौर में ऐसी कौन सी चीज हो रही थी जिससे जोड़ करके हमको अपने इतिहास को पढ़ना है। तो अगला हमने क्या कहा कि परिस्थिति का आकलन आवश्यक है। तो अगर आपसे कहा जाए तो परिस्थिति का आकलन आवश्यक, कभी भी इतिहास पढ़िए तो परिस्थिति का आकलन अवश्य करें। परिस्थिति का आकलन आवश्यक है। अगर आप अशोक को पढ़ रहे हैं और अशोक के काल में आप जानते हैं भारत की भौगोलिक सीमा अफगानिस्तान तक पहुंची हुई थी, तो जरूर आपको अशोक के ऊपर पढ़ते समय यह एहसास होना चाहिए कि बिना उस काल में, सूचना क्रांति के बिना उस काल में आज की तरह से संसाधन और व्यवस्थित चीजें न होने के बाद भी अगर अशोक की सीमा रेखा कर्नाटका दक्षिण में, अफगानिस्तान पूरब में और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक पहुंच रही है, इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं उस अशोक के दौर में शासन चलाने के उसकी चुनौतियों का सही आकलन कर सकते हैं। इसलिए परिस्थिति का आकलन आवश्यक होता है। भारत के किसी भी कालखंड में अकबर को महान बनाने की कोशिश होती है जब इतिहास में, तो विद्यार्थी नहीं समझ पाते, कहते कि अकबर ने भी तो दमन किया, अकबर ने ये किया, लेकिन अकबर ने जजिया हटाया, तीर्थयात्रा कर को समाप्त किया, जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाया, साथ ही साथ उस समय युद्धबंदियों को दास बनाने पर रोक लगाया। इसके अलावा तमाम प्रकार के सुधार करने वाले जो रास्ते, मजहरनामा, सुलह कुल की नीति, और इसके साथ साथ आप देखेंगे दीन इलाही धर्म और भारत के अंदर इबादत खाना जैसी एक अत्याधुनिक विचारधारा के साथ राजपूतों को समन्वित करते हुए भारत के लगभग 15 प्रांत पर हुकूमत 50 वर्ष उसने चलाया। तो आपको अकबर के बारे में पढ़ते समय उस समय की जो क्रूरता है, अकबर आप अगर पढ़ेंगे तो पिता पक्ष से तैमूर है और मां की तरफ से मंगोल है और दोनों दुनिया की बर्बर प्रजाति थी। इस प्रजाति से उत्पन्न हुआ व्यक्ति भारत में जिस दौर में मुस्लिम सत्ता चल रही थी उसमें अगर कुछ नया करता है, उस परिप्रेक्ष्य में अकबर को समझने की आपको आवश्यकता होती है। ये आप नहीं करेंगे तो अकबर के विषय में आप जब भी पढ़ेंगे आपका दायरा संक्षिप्त रहेगा। परिस्थिति का आकलन करेंगे, आप बेहतरीन इतिहास की व्याख्या कर पाएंगे। इसके अलावा जो अगली बात मैं कहने जा रहा हूं वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। विश्लेषण और चिंतन पर बल दें। जब भी आप पढ़िए जरूर उसके मनन के पक्ष पर जाइए, इसलिए विश्लेषण और चिंतन का भी अपना एक महत्व है। तो अगला अगर मैं पॉइंट बात करूं तो विश्लेषण एवं चिंतन पर बल दें। विश्लेषण एवं चिंतन पर बल दें।
क्या आवश्यकता है विश्लेषण और चिंतन करने की? देखिए, चिंता नहीं करना है, मैं बार बार कहता हूं, चिंता नहीं करना है, चिंतन जरूर करना है। चिंतन करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में अच्छे बुरे का भेद करने में सक्षम हो जाता है। इतिहास में अगर आप विश्लेषण करते हैं, मैं ये नहीं कहता इतिहास में करिए, बाकी सभी विषय में आपको विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि आप आने वाले समय में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनेंगे। आपको यह भेद करने वाली दक्षता सहज स्थिति में आपके मन में बैठ जानी चाहिए। कहीं भी आप कोई भी काम करें, उसमें चिंतन आपका काम करे, आप विश्लेषण करके साबित कर सकें, हाँ ये पक्ष गलत है, ये पक्ष सही है, और इसके बाद फिर जो सत्य है उसके बढ़ावे की तरफ बढ़ने की आवश्यकता होती, जो गलत होता है उससे सुधार करने की प्रवृत्ति होती है। आज मैं देख पा रहा हूं जो छात्र उत्तर लिखने बैठते हैं, कई बार मैं देखता हूं उनका एनालिटिकल पार्ट अब लगातार कमजोर होता जा रहा है। सन 2000 में जो छात्र थे और सन 2021 में जो छात्र हैं, उनके पास एनालिटिकल पावर जिस तरीके से विषय के अंदर होना चाहिए था, लगातार उसमें गिरावट आ रही है। अगर उसको सुधारना है, उसको बेहतर करना है, तो आपका चिंतन और आपका विश्लेषण, ये दो पक्ष पर निरंतर आपको अपना प्रयास करते रहना पड़ेगा। और जो विद्यार्थी ऐसा करने में सक्षम हो जाएगा, फिर आपको चिंता नहीं करनी है और चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण कार्य करना होता है आपको, वह होता है मानक पुस्तक का अध्ययन करें। क्या कहा मैंने? मानक पुस्तक का अध्ययन करें। तो अगला अगर मैं पॉइंट पे बात करूं तो मानक पुस्तक का अध्ययन, मानक पुस्तक का अध्ययन। अब ये होता क्या है मानक पुस्तक? तो मानक पुस्तक का मतलब ये होता है, अगर सीधे और सपाट शब्दों में मैं बात करूं तो देखता हूं मैं कि आज के डेट में उनको जो छात्र तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत जल्दी उनसे पूछिए तो बाजार में गाइड का सहारा ले लेते हैं। गाइड बुरा नहीं है, मैं कभी गाइड का विरोध नहीं करता। गाइड के सार्थकता की जो उपयोगिता आपके लिए है वो तब है जब टेक्स्ट बुक के माध्यम से आपकी एक मजबूत स्थिति आ जाए। इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना, या इतिहास में अगर मैं कहूं तो बिपिन चंद्रा जी की किताब पढ़िए, सतीश चंद्रा जी की किताब पढ़िए, रोमिला थापर की किताब पढ़िए, और डी.एन. झा की किताब पढ़िए, उसी तरह से हरिश्चंद्र वर्मा की किताब पढ़िए। जो भी आपको मानक किताब सहज रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय की या और अच्छे पब्लिकेशन की किताबें आती हैं, आप उनको पढ़ने का प्रयास करें। कभी भी आप तुरंत गाइड के सहारे नहीं पढ़ेंगे। गाइड में क्या होता है, बातों के बीच में लिंक नहीं होता है, वो कहां से उठा करके कट पेस्ट कर देते हैं, तो पता चला पढ़ते आप ज्यादा हैं और आउटपुट आपका कम निकलता है। और चूंकि आपको बनना है आईएएस, आपको सिविल सर्वेंट बनना है, तो जिधर आपका लक्ष्य जा रहा है उधर जाने वाला रास्ता ऐसे किसी भी परिस्थिति को समर्थन नहीं देगा जिसमें आप खुद अनुकूलता पूर्वक अपनी बात कहने में सक्षम न हो। मेरा निवेदन है आपसे, अगर आप मिनिमम इन 5 बातों पर ध्यान दे देंगे तो आपकी इतिहास में रुचि बढ़ेगी, आपका जो प्रस्तुति है, जो आपको बात कहने का ढंग है, जो आपके उत्तर लिखने की पद्धति है, और सबसे बड़ी बात, जब आप कहीं संवाद में, साक्षात्कार में बैठेंगे तो आपकी बातों में जो वजन होना चाहिए, जो प्रभाव होना चाहिए, संप्रेषण की जो कला आप विकसित कर लेंगे, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो आज की बात यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप इसका खूब पालन करेंगे और इतिहास में पूरे उत्साह से इसका उपयोग करते हुए अपनी सफलता को अंतिम सोपान तक लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।